फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। मुकेश अंबानी एक बार फिर कर्ज के बाजार में जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने खबरें सुनी थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना सारा डेट रिटायर कर रही है, डेट फ्री कंपनी हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस की टेलीकॉम सब्सिडरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम दोनों बाजार से पैसा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले खबर आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रूवल लिया है, उनकी बोर्ड ने अप्रूव किया है कि वो $5 अरब उठाएंगे विदेशी बाजार से बॉन्ड के जरिए और इसका इस्तेमाल कंपनी करेगी अपने पुराने कर्जों को पटाने के लिए। और अब उसके आगे की खबर आ रही है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम नाम की कंपनी, जो देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, वो करीब 50 अरब रुपए यानी 5,000 करोड़ रुपए बॉन्ड मार्केट से उठाने जा रहा है। रिलायंस जियो आपको पता ही है कि देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। उसने एक बड़ी तगड़ी प्राइस वॉर छेड़ी, जिसका नतीजा ये है कि अब टेलीकॉम कारोबार में भारत में 3 कंपनियां बची रह गई हैं। उसको भी कायदे से ढाई कहा जाता है, क्योंकि एक कंपनी की हालत लगातार बहुत पतली चल रही है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो कारोबार में बची हुई है। अब जो जियो पैसा उठा रहा है 6.2% के रेट पर 5 साल के ये नोट्स इशू करेगा। और इससे पहले 2018 में उन्होंने पैसा उठाया था कर्ज के बाजार से। आज की तारीख में पैसा क्यों उठा रहे हैं? जिस वक्त कंपनी डेट फ्री होने की तरफ बढ़ रही थी, कहा जा रहा है कारोबार अच्छा चल रहा है, तो ऐसे में ये जो पैसा उठ रहा है दोनों तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाला भी और रिलायंस जियो वाला भी, ये दोनों के उद्देश्य में यही लिखा गया है कि ये एग्जिस्टिंग डेट को रीफाइनेंस करने के लिए उठाया जा रहा है। मतलब बहुत साफ है कि कंपनी को लग रहा है जो पुराना कर्जा उठाया हुआ है उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इस वक्त बाजार में इंटरेस्ट रेट बिल्कुल एक तरह से इतिहास में सबसे कम वाली जगह पे हैं। पिछले 20 साल में सबसे नीचे रेट पे पैसा मिल रहा है मार्केट से। तो कंपनी उस पैसे को उठा रही है, पुराने कर्जों को रिटायर करेगी। तो ये एक फ़ायदे का, समझदारी का सौदा है। कर्ज के बाजार में रिलायंस का पुराना रिकॉर्ड है। अगर आप में से किसी को पता नहीं है, किसी ने हाल में ट्रैक करना शुरू किया है, तो उनको जरा पीछे जाके रिलायंस के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का इतिहास देखना चाहिए। एक वक्त था कि यह कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करती थी, या ये कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का मिक्स इशू करती थी। यानी एक डिबेंचर 100 रुपये का है, उसमें से 20 रुपया कन्वर्टेबल है और 80 रुपये नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है। लेकिन बाद में कंपनी एक दिन प्रस्ताव पास करती थी कि अब हम जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है, या जो हमारा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, उसको भी हम कन्वर्टेबल डिबेंचर में बदल रहे हैं। यानी अब वो डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह वो अपने कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट कर देती थी। कन्वर्टेबल डिबेंचर एक एक्सेप्टेबल इंस्ट्रूमेंट है बाजार में। आप ऐसा कर्जा लेते हैं लोगों से जिसको वो इक्विटी में बदलने के इच्छुक होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल यानी परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र जिनको कहा जाता था डिबेंचर्स को, वो इशू होते थे। रिलायंस ने यह कमाल करके दिखाया, और एक से ज़्यादा बार दिखाया, कि वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को अचानक किसी दिन प्रस्ताव पास करके कन्वर्ट कर देती थी। और इसी का नतीजा था कि रिलायंस के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी शेयर की तरह काफ़ी ऊंचे प्रीमियम पे ट्रेड हुआ करते थे बाजार में लगातार। एक वक्त आया जब शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, उस सरकार ने अचानक एक आदेश पारित किया कि साहब अब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के कन्वर्जन पर रोक लगाई जा रही है। वो दिन था, उस दिन शेयर बाजार में शायद रिलायंस ने अपना सबसे बड़ा झटका खाया था। अचानक शेयरों के दाम, डिबेंचर के दाम सब धड़ाम से गिर गए थे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने उसमें पैसा कमाया, वो काफ़ी कमाया। बहुत से लोग इस बात में खुश रहते थे कि ठीक है, हम डिबेंचर ले रहे हैं, बाद में कंपनी इसको शेयर में कन्वर्ट करेगी। उस वक्त शेयर बाजार में जिस भाव पर मिल रहा होता तो उसके करीब करीब आधे भाव पर इस डिबेंचर के कन्वर्जन से लोगों को शेयर मिल जाया करते थे। इसीलिए निवेशक भी खुश था, कंपनी भी खुश थी कि कर्जा खत्म हो गया, और जो शेयर आपको दिया कंपनी ने, वो तो फेस वैल्यू पे दिया, और उसके ऊपर उसको उतना प्रीमियम मिल गया जितना पैसा डिबेंचर का उसके पास है। बाजार में क्या भाव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी को। तो ये दोनों के फायदे का सौदा था, बहुत लंबे समय तक चला था। लेकिन
बाद में कंपनी ने इस तरह के कारोबार में कर्जा तो उठाती थी, बहुत कर्जा उठाया था। अभी 2 साल पहले की बात है कि चेयरमैन ने अपनी एजीएम में आके अनाउंस किया कि अब हम अपने सारे कर्ज खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कर्ज का बोझ अच्छा नहीं माना जाता है कारोबार में। लेकिन अब दोबारा कंपनी जो अगर डेट मार्केट में जा रही है, डेट मार्केट में एक वक्त बड़े झंडे गाड़े हैं रिलायंस ने, तो वहाँ उसका जाना अपने आप में खबर है। 100 साल का बॉन्ड भी रिलायंस ने इशू किया था सबसे पहले भारत से, कि 100 साल बाद जिस बॉन्ड का रीपेमेंट होगा, ऐसा बॉन्ड इशू होने का अर्थ है कि बाज़ार में लोगों को यकीन है कि ये कंपनी 100 साल चलने जा रही है, अगले 100 साल ये कंपनी रहेगी। इतना यकीन होगा तभी तो कोई 100 साल के बॉन्ड में पैसा डालेगा। तो कंपनी उस कारोबार में दोबारा एक तरह से हल्के हल्के, इसको बेबी स्टेप्स कह सकते हैं, या कहें तो कवर खेल रही है कि जो पुराना कर्जा है उसको ख़त्म करके नया कर्जा उठा रही है। तो ये सौदा तो कंपनी के लिए फ़ायदे का है। अब इसको कितनी बड़ी खबर माना जाना चाहिए और बाज़ार इसको किस तरह से इसका स्वागत करता है, ये अलग से देखने की बात होगी। और जियो के पैसा उठाने का इस वक्त मतलब क्या ये है कि टेलीकॉम कारोबार में अभी मुनाफे में आने के बावजूद जियो को और बहुत पैसे की ज़रूरत है। उसकी वजह यह भी है कि अब 5G इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट होने जा रहा है। तो 5G में ये लगातार कहा जा रहा है कि बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत पैसे की ज़रूरत होगी। तो जो कंपनियां वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगी उनके लिए धंधा मुश्किल होगा, और इरादा तो उस धंधे पे कब्जा करना ही है। तो हो सकता है कि आज कुछ खर्चा करके बाद में बहुत पैसा वापस लेने का इरादा कंपनी रखती हो। लेकिन फ़िलहाल खबर यही है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम एक बार फिर कर्ज के बाज़ार में एक ज़ोरदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।